Good morning and welcome all of you on this special occasion of 11th National Conference of the Save Indian Family. We are at Nagpur and I think it is time to look ahead and also it is time to look back in history. हम प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि सेव इंडियन फैमिली की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने का, और उसमें शायद 11 साल बाद अब ज़रूरत है पीछे देखने की कि क्या किया हमने, कैसे किया। और इस बात को करने के लिए हमें लगता है स्वरूप सरकार जी से अच्छा कोई होगा नहीं पूरे मूवमेंट में। स्वागत है दादा आपका। थैंक यू, वेलकम सचिन। एंड वी आर रियली प्लीज्ड टू हैव यू विद अस ऑन दिस ओकेशन। अब आप काफ़ी समय इंडिया में नहीं भी रहते अपना बिजनेस एंगेजमेंट या सर्विस एंगेजमेंट की वजह से, बट आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यू हैव ग्रेस्ड दिस ओकेजन। सर, अब आप आ गए हैं तो हम आपके समय का, आपके रिसोर्स का यूज करने के लिए सोचा कि आपके साथ ये कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपको ढूंढना आसान नहीं होगा। राइट। तो अब आप ये बताइए कि जब इतना समय हम आगे चल आए हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत से जगह काम शुरू हो गया है, तो उनके मन में ये जिज्ञासा है, ये कौतूहल है कि हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट अबाउट सेव इंडियन फैमिली और मेंस राइट्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। आप अपने शब्दों में अपनी ज़बानी बताइए ताकि सबको कुछ पता चले नया। देखिए, ऐसे था, इट इज अराउंड 2005 जब हमने कुछ डिस्टरबेंस चालू हुआ हमारा मैरिज लाइफ में, तो स्पेशली मैं इंटरनेट में गया, ढूंढने का कोशिश किया। ये लॉ इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, एमबीए किया, लेकिन जिंदगी में कभी ये जो मैरिज रिलेटेड लॉ, डाउरी लॉ, 498A, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, ये कभी पता ही नहीं था। तो जब ऐसे लॉयर के पास गया, वो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगा एज ए नॉर्मल इंजीनियर्स जैसे होते हैं, कि जिंदगी में मैंने इतना कुछ पढ़ाई किया और बचपन से सब हमें सिखाया, नहीं शादी करना है, शादी करना है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसके बारे में मेरा नॉलेज जीरो है। सारी इंजीनियरिंग बेकार हो गई। हाँ। तो जब हम इंटरनेट में सर्च करना चालू किया, हमने देखा आदमी के लिए कोई न्यूज ही नहीं है। तो आई थिंक इट वाज अराउंड 10th और 12th पेज ऑफ गूगल जाके एक छोटा सा ब्लॉग मिला, 498A blogspot.com। ओके। तो उधर से सर्च करके हमने एक याहू ग्रुप में लैंड किया जिसका था मिसयूज डाउरी एक्ट। तो उधर से, वो ग्रुप से हमने 8-10 लोग जो एक्टिव थे, तो बेसिकली हम लोग याहू मैसेंजर में जाके एक चैट बॉक्स में हम एक दूसरे से चैट करता था, जी आपका केस में क्या हो रहा है, आपका केस किधर है। तो एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग चालू किया। इट वाज अ याहू ग्रुप और इट वाज अ याहू चैट ग्रुप। मिसयूज डाउरी एक्ट से हम याहू मैसेंजर में आ गया। ये 2005 का जनवरी फरवरी का बात है। बहुत से लोग मैसेंजर जानते नहीं होंगे क्योंकि मैसेंजर तो इट वाज अराउंड जनवरी फरवरी। तो जब 8-10 लोग याहू चैट में, मैसेंजर में जब बात कर रहे थे, ऑल आर वेल एजुकेटेड पीपल्स, तो हमने सोचा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है और उसके लिए हमने एक नाम देने का कोशिश किया, एक मूवमेंट जैसे एक ग्रुप बनाया जाए। तो हमने ऐसे 4-5 ग्रुप बनाए थे, सेव इंडियन फैमिली, सेव इंडियंस, मिसयूज ऑफ डाउरी एक्ट। तो उसमें से जो सेव इंडियन फैमिली, ये वाला लोगों को अच्छा लगा। इन 2005 10th March we form a group called Yahoo Group Save Indian Family। मतलब अब आप मैसेंजर से याहू ग्रुप पर आ गए। Yes। एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ। Yes, yes। Good। Then we started take up the writing the blogs। क्यों कोई भी मीडिया, कोई भी जर्नलिस्ट उस टाइम मिसयूज ऑफ लॉ का बारे में लिखने के लिए तैयार नहीं था। जबकि ये मिसयूज का अगेंस्ट में काम करने के लिए दिल्ली का एक मेन सेल बोल के एक लॉयर ऑर्गेनाइजेशन था जो 1983 से काम कर रहे थे। 1990 में जो पुरुष सुरक्षा था, वो लोग भी काम कर रहे थे। लेकिन वो सब चीज क्या हो रहा है, आप एक विक्टिम हो, आप उनके पास जा रहे हो, वो आपको लीगल गाइडेंस दे रहे हैं, आपका केस खत्म हो रहा है, आप चले जाए। एग्जिट। लेकिन इसको जो एक मूवमेंट की तरह किसी ने सोचा नहीं था।
हो सकता है उन्होंने कोशिश भी किया लेकिन वो सक्सेसफुल भी नहीं आया। तो हमने जब सेव इंडियन फैमिली जब मूवमेंट इसको डिजाइन किया, हमारा 3 चीज मेन मकसद था। नंबर 1, इट शुड बी मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, क्यों क्या होता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, कल कोई भी चीज में वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाए कि इनएक्टिव हो जाएगा तो पूरा मूवमेंट आपका इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये सोच आपके शुरू से थी कि Yes. कई सारे नोड्स होने चाहिए, Yes. इट शुड बी मल्टी नोड। तो हमने जब स्टडी किया मेन सेल, पुरुष सुरक्षा, वो जब डाउन हो जाता है पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो उसलिए उस टाइम हमने किया, जैसे बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, 5-6 मेन सिटी में हमने वीकली मीटिंग कंसेप्शन एंड हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस किया। हेल्पलाइन 2005 में आप ले आए थे क्या? उस टाइम इंडिविजुअल नंबर होते अच्छा, थे। अपने नंबर पे बात हाँ, कर। जैसे दिल्ली में स्वरूप सरकार, सेव इंडियन फैमिली का कोऑर्डिनेटर, इन बेंगलोर पांडुरंग काट्टी, संगभला, कलकत्ता डीएस राव, लाइक दैट इंडिविजुअल नंबर्स हमने वो देना चालू किया। अच्छा, 2005 में शायद मोबाइल फोन्स दुनिया में आ चुके थे, लेकिन कॉस्टली भी था। कॉस्टली भी था। और तो इंडिविजुअल नंबर्स, वॉलंटियर नंबर्स हमने लोगों से कनेक्ट करना चालू किया। ओके, और 2006 के आसपास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने वाला था। सर 2005 में ही पास हो गया था। तो 2006 में जब फाइनल पास नोटिफाई हुआ, nobody was talking about what is the problem in this law. We are the only people who are trying to send our emails, letters to the government, medias. Then 2006 October, when the Domestic Violence Act misuse started, then in Telegraph, first time, वो कौन सा समय था सर? वो कौन सा वो फ्लैश पॉइंट क्या था 2006 का, जब आपको मिस यूज का इंफॉर्मेशन पेपर के माध्यम से मिला, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम मिला? तो 2005 से सबको बता रहे थे, बट नोबडी वाज आप रिकॉग्नाइजिंग। बता रहे थे, वो पेपर में कब आया पहली बार? First time it was the October ओके, 2006. There was a Telegraph, Kolkata, one journalist. She quoted all our earlier what we cautioned to the people. ओके, तो उसका उस तक कैसे पहुंची? आप तो दिल्ली में थे और वो कलकत्ता से छपा। क्यों हम उस टाइम हमारा ब्लॉग चालू कर दिया। अच्छा, ब्लॉग से पढ़ रही थी वो। हम हमारा वो ब्लॉग सब मीडिया लोगों को देते थे। तो जो ब्लॉग का थ्रू से उन्होंने जब कुछ केसेस ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज आना चालू हुआ, जैसे एक वोमन थे आपका लखनऊ में, उन्होंने क्या किया, कंपनी का ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया। बोलते हैं ये हमारा हस्बैंड को डेटिंग अलाउंस क्यों देते हैं। डेटिंग अलाउंस? हाँ, उनका एक अलाउंस होते थे, जो मंथली आप एक डेटिंग अलाउंस, आप आपका स्पाउस है कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो उनका सिस्टम था, एक अलाउंस सिस्टम। जैसे यूएस अमेरिका में था, उसको कॉपी था, इट वाज अ विप्रो। तो उन्होंने क्या किया, नाम शायद गड़बड़ लगा, हाँ, जो भी है, तो उन्होंने क्या किया, वो जो ओनर है कंपनी का, उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नाम डाल दिया। Is this plea maintainable? I don't think so. Law में ये चलेगा क्या? But then the people realize the poorly drafted law, आप किसी का भी नाम डाल दो, वो एक्यूज्ड बन जाता है। जबकि ठीक है, वो केस बाद में जाके लड़ा, वो डिसमिस हुआ, उनका नाम नहीं है, लेकिन लोगों को खटका लगा, ये लॉ में कुछ तो गड़बड़ है। मतलब पहली बार पब्लिक को करंट महसूस हुआ, yes. वो चिंगारी महसूस हुई। जो हमने पहले बोला था, जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना पोरली ड्राफ्टेड लॉ है, इसका मिसयूज कोई कैसे भी कर सकता है। तो ठीक है, 2006 से आया, धीरे धीरे हमने ब्लॉग बनाना चालू किया, वेबसाइट्स बनाना चालू किया, मोर एंड मोर पीपल हमारा साथ ज्वाइन करना चालू किया। जब हमने उस टाइम अराउंड 15 to 16 प्लेसेस में हमने एक साल में वीकली मीटिंग, एक साल में 15 से 16 स्थानों पर वीकली मीटिंग चालू हो गई, मीटिंग और हेल्पलाइन नंबर वॉलंटियर चालू कर दिया। तो ऐसे ये मूवमेंट का जन्म हुआ। एंड देन इन 2006 हमने 2 एनजीओ पहले रजिस्टर किया, एक दिल्ली में सेव फैमिली फाउंडेशन एंड इन बेंगलोर में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। ओके, So these 2 NGO was working officially to coordinate with the governments, media, all these things. So this is the way movement was started. March 10, 2005, in the form of small Yahoo group by around 10-12 pupils, and then formally it takes shapes around 2006-8. राइट। तो जो कानून के दुरुपयोग
का जो मुद्दा था वो आपको पर्सनली हिट किया, पर्सनली आपने उसका पेन को फील किया, एंड यू थॉट दैट मेनी अदर पीपल मस्ट बी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ पेन, और उसको कनेक्ट करने के लिए, उन लोगों को सिमिलर पेन के आधार पे कनेक्ट करने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, लोग आगे जुड़ने लगे। दादा, एक जब मैं 94 में स्टूडेंट था, मैंने +2 पास किया था, 10+2 पास किया था, तो मैं दिल्ली की सड़कों में एडमिशन लेने के लिए भटक रहा था। आई वॉज ट्रेवलिंग इन DTC बसेस। तो एज ए स्टूडेंट जस्ट आउट ऑफ क्लास 12th, मुझे एक रास्ते में ट्री गार्ड पे, लैम्प पोस्ट पर, बिजली के खंभे पर छोटे छोटे वो दिखाई पड़ते थे, करीब इसी साइज के एडवर्टीजमेंट, जिस पे लिखा रहता था, दहेज कानूनों की आड़ में अगर पत्नी सताए तो हमें बताएं। इट वाज एग्जैक्ट द वर्ड्स व्हिच आई कुड रिमेंबर राइट नाउ। और उसके नीचे एक फोन नंबर होता था। वो कौन था? ही वॉज मिस्टर चूक। अच्छा, ये वही चूक साहब है। चूक साहब है, वो एडवोकेट थे। अच्छा अच्छा। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन 1983, जब 498 बने थे, उन्होंने ये फाइट चालू किया था जो ये लॉ मिसयूज हो रहा है। बेसिकली क्या हुआ, उस टाइम देखिए, कोई मर्डर होते हैं, मर्डर के लिए लॉ है। कोई आपको हैरेसमेंट करता है, जबरदस्ती पैसा मांगता है, प्रॉपर्टी मांगता है, उसके लिए भी आपके पास एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग का लॉ है। जी हाँ, लॉ है। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का 15(3) का मिसयूज करके और अब्यूज करके, जो भी बोलिए, उन्होंने वो लॉ को तो हटाया नहीं, वो तो एज इट इज है। लेकिन ओमन का नाम पे और एक लॉ बना के ले आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 304B, डाउरी डेथ, और 498A, जिसको हम डाउरी एक्ट बोलते हैं, और उसमें और भी वाइडेन कर दिया डाउरी का। अब तो उसके वजह से चूक साहब ने उस टाइम काफी, मतलब कानून का खिलाफ में बताया था जे ये कानून जो है आगे जाके मिसयूज होने वाला है जी। तो 1983 से चूक साहब, उनका एक लॉ फर्म था, ही वाज एडवोकेट, उन्होंने ये मुहिम चालू किया था। जो लोग आते थे उनको 498 कब आया था? IPC 498 83 में आया था, और 83 में RP चुग ने वो ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दिया। और 1994 में एज अ स्टूडेंट मैं वो विज्ञापन को सड़कों पे लगा हुआ देख रहा था। तो अगर आप इसको टाइमलाइन में कनेक्ट करें तो 94 इज मोर क्लोजर टू 1983, और वो अगर 94 में विज्ञापन करने की स्थिति पर आ गए थे, यानी उनका काम कम से कम 5-7 साल पुराना रहा होगा, देन ही मस्ट हैव गॉट दैट क्रिटिकल मास की लगे कि एडवर्टाइजमेंट करना है। गुड। वो हमसे किसी तरह से जुड़े हुए थे, कभी वो जुड़े? जब हम 2005 में थे, हमने भी उनसे मुलाकात की है। हाँ। और उस टाइम हमने रिव्यू किया था। मेरा एक ही क्वेश्चन था, उन्होंने भी बोलता था मैं इतना लोगों को हेल्प किया, इतना लोगों को फैसिलिटी दिया। तो मैं बोला सर, ये आप मास मूवमेंट में क्यों नहीं हुआ? अच्छा। तो उस टाइम हमने भी एनालिसिस किया। तो चूक सब का था, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उसको एडवाइस देता हूँ, केस फाइट करता हूँ, वो केस जीत जाता है, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो इसको कभी भी एक मूवमेंट का तरह आगे नहीं बढ़ा। तो उस टाइम चूक साहब के साथ हमने डिस्कस करके, सर आप आपका काम जो कर रहे हो, हम इसको एक मूवमेंट का शक्ल देना चाहते हैं। इवन हमारा जो फर्स्ट धरना हुआ था 2006 में, चूक साहब वाज केम टू अस, he given his views, okay, legal point of view, but Chuk Sahab was more or less on the legal front। और हम लोगों का क्या था, जो लीगल जो है वो तो एक अलग चीज है। okay। जब हम सुसाइड रेट देखते हैं, मैरिड मैन का सुसाइड मैरिड वुमेन से डबल है। तो हमने एनालाइज करना चालू किया, ये क्यों होता है। हम अपने केस के साथ जो भी लोग आते थे, सब लोग यही बोलते थे, जिंदगी में क्या है, मैं भी सुसाइड कर लूंगा सर, कोई नहीं सुन रहा है। बेसिकली क्या हो रहा था, उस टाइम आदमी को कोई परेशानी है, उसको सुनने वाला कोई नहीं था। तो हमारा जो हेल्पलाइन होते थे, जो वीकली मीटिंग होते थे, उसका बेसिक कंसेप्शन है, वो बंदे का दिल में जो है बोल दो, वो एक बार बोले, और उसको बिना जांच किए, भाई तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, पहले उसका बात सुनो। तो उसमें क्या होता है, उसका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो अराउंड 90% रिलीज हो जाता था। ये बहुत उसके बाद हम उनको बताते थे, भाई आज तुम तो एक केस में फंसे हो, ना तो तुम पहला बंदा हो और ना तो तुम आखिरी बंदा हो। तो आप ये जो कानून है, ये लोगों का कैसे सतर्क किया जाए। डैमेज तो होगा, लेकिन वो डैमेज को कितना मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ब्रदर, इट इज लाइक एड्स की जानकारी ही बचाव है। यस, जानकारी है तो आप बच सकते हैं। ये तो एड्स भी से भी खतरनाक है, खतरनाक है। क्यों? इसमें आपको तो अटैक
कोई भी टाइम कोई भी प्रिकॉशंस लो, देयर इज नो 100% प्रूफ। ओनली थिंग यू कैन रिड्यूस, आपका जो पेन है, सफरिंग है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट 100% नहीं कर सकते। मतलब आप 100% रिस्क फ्री नहीं हो। और आज का दिन में तो ऐसे सिचुएशन हो गया, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, सीआरपीसी 125 में अमेंडमेंट हो गया। जे सीआरपीसी 125 में ये था जे आपका वाइफ कोई एडल्ट्री रिलेशनशिप में पकड़ा गया तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जो एनसीडब्ल्यू में 2001 में चेंज कर दिया, लिव्ड इन एडल्ट्री, लिव, प्लीज अंडरस्टैंड लॉ कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। व्हाट क्या था, इफ वाइफ लिव्ड, LIVED, इन एडल्ट्री, शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। इसका मतलब आपने अपना वाइफ को कोई रेड हैंडेड कि उन्होंने पकड़ लिया जो उन्होंने मैरिज एडल्ट्री में किया है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एनसीडब्ल्यू ने क्या किया, उन्होंने वो जो LIVED उसको चेंज कर दिया लिविंग, LIVING, अच्छा वो लिविंग एडल्ट्री। तो आपने पकड़ के सब एविडेंस कोर्ट में डाल दिया, तब भी नहीं। उसके बाद शी से ठीक है मैंने किया होगा, पहले किया होगा, बट नाउ आई एम नॉट लिविंग इन एडल्ट्री। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है, हाँ। इसलिए हमको मेंटेनेंस मिलना एक छोटा सा ऐसे करके जब मैनिपुलेट किया, किसी को पता ही नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 497 का जो वो तो अभी तो आईपीसी डिलीट कर दिया। अब भारत में व्यभिचार और एडल्ट्री किसी प्रकार से क्राइम नहीं है। तो क्या हो गया, मैं ये चीज ये बोल रहा हूँ जो मतलब कानून का लैंग्वेज में ये जो एनसीडब्ल्यू, WCD, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्डिंग से ऐसे प्ले करते हैं, कॉमन बंदे को लगता है क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक जो छोटा सा वर्ड, आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिव्ड इन एडल्ट्री एंड लिविंग इन एडल्ट्री, पूरा लॉ का डायमेंशन चेंज हो जाता है। क्योंकि कोई भी एक्ट होगा तो पास्ट में खत्म हो चुका है और पकड़ने के बाद अब कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो जब कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो वो उस सेक्शन से बाहर हो गए। कितना इंटेलिजेंट है वो लोग। तो ऐसी जब हमने कानून पढ़ना चालू किया, हमने हमारा कानून बनाया, जैसे 498 रेप लॉ का बारे में, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरेसमेंट में, भाई आपका कानून ये है, हम सजेस्ट कर रहे हैं आप ये कानून लो। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारा जो भी सजेशंस है, हमारा जो प्रोपोजल्स है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, इवन डोमेस्टिक वायलेंस में मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, CNN IBN में सागरिका जी के साथ, मैंने वो शो में मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने बोला था आप लोग जो इतना खुश हो रहे हो ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, अभी सब ठीक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इवन उस टाइम एक लॉयर थी, शी वॉज एक्सेप्टिंग दैट 498 मिसयूज होता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया तो 498 मिसयूज नहीं होगा। ऐसे बहुत कुछ मैंने लोगों को समझाया गया। मैंने वही प्लेटफॉर्म में बोला, मैडम 5 साल के बाद आओगे तब पूछेंगे, आप जाके बोलोगे नहीं ये तो क्राइम रेट बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, मेरे को और एक लॉ चाहिए। और वही हो रहा है। मतलब कानून बनाने से कोई समाधान निकलेगा नहीं ना, कानून बनाइए जो फेयर हो। हाँ, सिर्फ एक तरफा कानून बनाने से आप अनफेयर लॉ बना के आप सोचोगे जो सोसाइटी में फेयरनेस आएगा, ये कभी नहीं आता है। आपको सोसाइटी में फेयरनेस लाने के लिए लॉ एंड पॉलिसी फेयर होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, आर्टिकल 14 क्यों बनाया गया है, उसमें लॉ वर्ड क्यों मेंशन किया गया है, आर्टिकल 21 क्यों बनाया गया है। आप ये दो चीज जब तक आप सबको बराबर नहीं दोगे तो आपका फेयरनेस इन जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जब फेयरनेस इन जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपका सोसाइटी में डिसहार्मनी होगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। और जब ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा, डिसहार्मनी आएगा, उसका एंड रिजल्ट जो है वायलेंस एंड क्राइम। ये सिंपल चीज हमारा लॉ में करके समझ में नहीं आता है। ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का दबाव में आके क्या करते हैं, हाँ ये अनफेयर है, एक लॉ बना दो। अच्छा 5 साल 10 साल के बाद दोबारा वही, अरे ये लॉ में तो कोई काम नहीं हो रहा है, और एक लॉ बना दो। अच्छा उसके बाद और 5-10 साल के बाद आता है, नहीं देखो इतना क्राइम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, और एक लॉ बना दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप जो रूट कॉज है उसका एड्रेस नहीं कर रहे हो। आप खाली
लॉ का ऊपर लॉ बना रहे हो और उसके बाद कोर्ट में केस के ऊपर केस चले जा रहे हैं, फेक केसेस के ऊपर कोई सजा नहीं है, और इसके वजह से आपका जुडिशियरी आज का दिन में टोटली मतलब क्लॉक्ड हो चुका है। दादा ये जो भेदभाव है लैंगिक आधार पर, जेंडर के आधार पर, कि साहब एक जेंडर को सिर्फ वुमेन को बहुत सारे लॉ मिल रहे हैं, ये सिर्फ मैट्रिमोनियल स्पेस में है या इट इज अ phenomena which exceeds and actually goes beyond the matrimonial space? देखिए इन्होंने चालू तो किया था मैट्रिमोनियल से, बट टुडे इन एवरी स्पेस, इन योर वर्क प्लेस, इन योर जॉब, all policies, all law, all is became like a unfair. Even workplace harassment law, especially in India, at least क्या है outside country में there is a gender neutral. For example, workplace harassment law 35 कंट्री में जेंडर न्यूट्रल है। अच्छा है, हमारे यहाँ भी जो नया वाला आया, और जब आया था इन्होंने जब ड्राफ्ट बनाया था वो भी जेंडर न्यूट्रल था। बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। तरुण तेजपाल के बाद आया था वो जेंडर न्यूट्रल आया था। जब इनिशियल प्रपोजल था जेंडर न्यूट्रल, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। सेम वे डोमेस्टिक वायलेंस है, आप जब देखोगे इसके इनिशियल ड्राफ्ट वो भी जेंडर न्यूट्रल था। अच्छा, वो फिर बीच में कहीं बदल गया। बीच में ये लोग क्या करते हैं, ये WCD NCW इसका अंदर आके उसको वर्डिंग चेंज कर देते हैं। मतलब ये लॉ के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं मामला करप्ट हो रहा है। Yes. वहीं से करप्ट होता है, वायरस लग गया वहीं पर। हाँ। कि उनको क्या है, वो एक ही मतलब चीज करना चाहते हैं, आज का दिन में कैसे भी करके एक आदमी को शांति से जीने नहीं देगा। वो सही है, उसको है आदमी जो एक प्रोटेक्टर प्रोवाइडर रोल है वो तो मेंटेन करे, उसमें उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन इक्वलिटी के नाम पे उनसे बाकी चीज इतना डिफिकल्ट कर दिया जाएगा उसका लाइफ, जो वो प्रोटेक्टर प्रोवाइडर रोल वो चाहे भी नहीं कर पाए। हाँ, तो जब डाउन विद पैट्रियार्की हैशटैग चलता है ट्विटर पे, तो पैट्रियार्की के साथ जो मिलने वाला जो बेनिफिट है, जो प्रिविलेज है, जो सुरक्षा है, जो फ्री फूड है, जो फ्री लाइफ है, जो फ्री लिविंग है, वो भी डाउन होना चाहिए, वो भी खत्म होना चाहिए। फिर हम लोग वो जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हैं कि हम प्रोटेक्टर हैं, प्रोवाइडर हैं, और फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले भी हैं, और फिर हम 498 वाले भी हैं, और वो भी सब चल रहा है। एग्जैक्टली सर, एक ये बताइए कि नेशनल मीट का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कैसे आया? क्योंकि हम 11वीं नेशनल मीट के मौके पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो याहू ग्रुप से शुरू किया, वीकली मीटिंग तक आ गए, और फिर ये नेशनल मीट कहां से आ गई? एक्चुअली क्या हुआ, इट वाज इन डिस्कशन वाज 2007 इफ आई रिमेंबर, one our Mr. Gokul, he was insisting everyone let's meet together. In the meantime, some people win their cases, some celebrations was there. That's nice. So people wants to meet at least, because we never meet each other. We talk in phone, all these things. So we decided, let's have a informal get together where we can meet each others. We can understand from each others how they fight their cases, how they win, and that how we can go for the further of this movement. On that basis, in 2008, our first national conference was in Goa, and I think around 62 or 64 people all over India as well as from outside, They attended. Dubai, then from UK, from USA, people came, and it was around 2 days informal meetings. So then we decided that let every year make it is a regular things. Then third national meet onwards, it started get formalized. So formal way presentations on peoples are come out, what activity they are doing. So we learn from each others. Oh, ये chapter ये काम अच्छा किया है, ये chapter ये काम अच्छा किया है. Then we set our target, agenda. We started learning from each other. Yes. On a one-to-one basis. Yes. फोन पर कितनी बात हो सकती है? It's like showcasing your cause. And also to give some recognitions who those activities do. in the doing in the field. And this is a self-supported, self-volunteers, no self-interest. We do not pay any money to anyone. So from their passions they are doing. So sometimes people get more honored. Okay, I earn my place to go for national meet. So वो जो पुराना एक शेर है, बड़ा मौजू लग रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल और लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो कारवा अब लगभग 15वें साल में आपका पहुंच चुका है। दादा बहुत बहुत बधाई, आपने कितना अच्छा काम शुरू किया जिस पर कोई नहीं सुन रहा था। शायद हम लोग आपस में एक दूसरे को सुनते सुनाते यहाँ तक
पहुंच गए, क्योंकि कोई भी सुन तो अभी भी नहीं रहा है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हम लोग खुद ही सुन रहे हैं एक दूसरे की बात को और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें आप देखोगे जुडिशरी एरिया में ओके, some individual success are there. राइट, So some, you can say, some bandage activity we got. Otherwise, the law has framed in such a way, आप बच ही नहीं सकते हो। बच ही नहीं सकते। इतना मतलब उसका बैडली ड्राफ्टेड है। अच्छा, देखो 498 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार गवर्नमेंट को बोला सरकार को आप इसको मिसयूज को रोकिए, मिसयूज को रोकिए। इवन उन्होंने द स्ट्रॉन्ग वर्ड लीगल टेररिज्म और कोई भी सेक्शन के लिए यूज नहीं किया। कौन सा, शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? हाँ, वो हमारा एक वॉलंटियर्स थे जो पीआईएल डाले थे। तो उन्होंने क्या बोला, आप पार्लियामेंट के पास जाओ। हमने पार्लियामेंट के पास गया, राज्यसभा में हमारा पिटीशन था। हमारा एक लेडी थी उस टाइम, डॉक्टर अनुपमा जी, उन्होंने डाला, कमिटी बना, कमिटी ने डिसीजन क्या लिया कि हम अभी इसको बिलेबल नहीं करते हैं, हम जो सीआरपीसी 41 ले आया है उसमें मिसयूज कम हो जाएगा। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन, मिसयूज इसमें कम नहीं हुआ, अरेस्ट कम नहीं हुआ, तो हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको बिलेबल करना है। तो सीआरपीसी 41 जो सुना रहे थे उस समय में, दैट वाज व्हिच ईयर? दैट वाज अराउंड 2008-9। 2008 में आपकी वो कमेटी थी जो सीआरपीसी 41 को देख रही थी, और 2014 में 15 में कहीं अवनेश कुमार आता है जिसमें फिर से वही 41 ए का हथौड़ा चला और तो कहा क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। इन्होंने सीआरपीसी 41 तो बना दिया, लेकिन उसका कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। फॉलो नहीं किया, तब सुप्रीम कोर्ट को चिल्लाना पड़ा। तो उस टाइम जब हमारा एक वॉलंटियर का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, हमने अपील किया, सर आपके पास पहले बार आया, आप बोला पार्लियामेंट जाओ, पार्लियामेंट हमने ये गिफ्ट बोला इससे ठीक हो जाएगा, ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम सब डाटा मांगे हमारा वॉलंटियर से, हमारा वॉलंटियर लोगों ने सब इकट्ठा करके डाटा वगैरह प्रेजेंट किया। तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया है। तो लेकिन क्या उसमें भी अभी भी फॉलो नहीं हो रहा है। अरे बिहार में तो अभी तक हो रहा था, मतलब हम लोग खुद गए थे जब बिहार, उस समय वो डीजीपी से मिले तो बोला हमको पता ही नहीं है कौन सा जजमेंट है। द डीजीपी ऑफ द स्टेट वाज सेइंग, किसी केस में हम लोग बिहार गए थे, मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था, उसने अपने आप को जेल में बंद करा लिया था, कोई टीचर था वहां का। खैर एनीवेज, डॉक्टर स्वरूप सरकार ये बताइए कि आपके साथ जब शुरू हुआ, अभी तो शेर हमने भी बता दिया कि मैं अकेला चला था जाने में मंजिल, कोई ऐसे लोग जो आपको याद हो जो आपके साथ शुरू किए हो और धीरे धीरे उनके साथ मूवमेंट ग्रो किया हो, जो फर्स्ट इनिशियल फ्रेंड्स, इनिशियल सपोर्टर्स? देखिए जैसे अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो एवरीबॉडी गॉट मैरिड। नहीं वो जो आपके नाम तो याद होंगे, लाइक इन दिल्ली देयर वाज आशीष मुखी, इंडिया टीवी में उनका इंटरव्यू आप देख पाएंगे। देयर वाज अ बैकग्राउंड प्लेयर लाइक गुरदर्शन सिंह, देन वासिफ आल्सो केम इन 2007 आल्सो, ही इज आल्सो स्टिल विद अस। अच्छा, इन द आउटसाइड लाइक Rudy, there was they always come in different names. Rudy is the guy who established My Nation. My Nation. He was actually Rudy was also fighting like around 1984-86 onwards. And today, if you search in 498A, you will see all misuse blogs. These are the idea. One Gokul and Rudy. These two person was specially working. That time, how to bring these pages from 10th page to first page. Okay. So there is a lot of effort has been gone individual level. Then actually this Yahoo Group founder, that is the RK, normally we used to call him RK Courage Blue, but presently where is we don't know. So he was there. Then there is a lot of guys, if you go in our Yahoo group, initial messages, we used to spend so much time, so much passion to guide each others, motivate each others. So there is a lot of people are there. So but okay. 2014 में मैंने भी जब पहली बार मुझे लगा कि नहीं 12 में शायद, हाँ 12 में जब मुझे पहली बार लगा ना कि मुझे भी जरूरत है इस प्रकार की कुछ की, तो मैं याहू ग्रुप से एंटर हुआ था। लेटर ऑन आई रियलाइज कि देयर इज लॉट ऑफ वर्ल्ड व्हिच इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड याहू ग्रुप। फिर हम फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट हो गए और लोगों से बात होने लगी। अच्छा, इस पूरे मूवमेंट में जैसे आप तो दिल्ली में थे और आपने अपने साथियों के साथ जो भी काम किया अच्छा रहा, ये जो चैप्टर्स एस्टैब्लिश हुए इनका क्या रोल रहा? किसी चैप्टर ने कोई बहुत यूनिक योगदान दिया हो जो आपको याद हो कि भाई वो फलाने वाला था, वो वहाँ था, उसने ऐसा कुछ किया और वो हमारे मूवमेंट को रीशेप करने में या कुछ आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, ऐसा कुछ है आपको? बेसिकली जो दिल्ली का एनजीओ जो चैप्टर्स थे, यही नॉर्मली ऑलवेज टेकन द लीड्स, different type of activities with the support of all other NGOs.
कि दिल्ली इज द प्लेस वेयर यू हैव टू गेट द लॉ चेंज्ड। ओके। सुप्रीम कोर्ट इधर ही है, आपका पार्लियामेंट भी इधर ही है। तो हमारा क्या होते थे, हर साल जब पार्लियामेंट चलते थे, all over India, all NGO used to come in Delhi, and we used to try to explain all our documents, data to submit to the people. तो ग्राउंड लेवल में देखिए, विक्टिम को काउंसलिंग हो, ये हो, जो भी है, वो तो एवरी चैप्टर इज डूइंग गुड, राइट, देयर इज नो इश्यूज, बट द एक्चुअल चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट्स, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इज द बेस्ट एक्टिविटी आई फील, and it is a support by like Bangalore team, Kolkata team, Bombay teams. They used to come and spend time, but I think last 1.5 years still it has not get that much scale. So we have to bring that one. Ultimately, law has to be changed by the parliament. Law change कराना तो दिल्ली में तो लगाना पड़ेगा, right? और like if you see, there is a lot of campaigns we repeated. जिसके लिए मेरा बॉम्बे एनजीओ को मैं बहुत दाद देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम इग्नोर कर देते हैं। आप देखेंगे काफी एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल्स, वो आदमी को डिमीन करते हैं। आदमी को मतलब क्या, मतलब कोई आके आदमी को चाटा मार देते हैं। आप ऐसे एक ऐड बनाओ जिसमें कोई आदमी वुमन को चाटा मार देते हैं, राइट, तो हल्ला हो जाएगा, लेकिन आदमी को पद नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा जो पहला था किट प्लाई, उसका एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ वो एडवर्टाइजमेंट काउंसिल से उसको अगेंस्ट पे मतलब नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट आप नहीं चला सकते। ये बात कल हमने भी कही जब इंटरवेंशनिस्ट लिटिगेशन की बात हो रही थी, तुमने कहा था छोटे छोटे लिटिगेशन ले जाओ। नहीं, आपके पास एडवर्टाइजमेंट काउंसिल है, आप आस्को पर रखो, एंड एटलीस्ट हमने तो 3-4 केसेस में सक्सेस मिला। एंड ये मूवमेंट का मैं जो मेन सक्सेस मानूंगा आज का दिन में एज ए मेन राइट्स मूवमेंट, द फॉल आउट ऑफ द जिलेट। हाँ, जिलेट ने तो एडमिट किया 270 मिलियन का टर्नओवर चला गया। It was in 2008, if you see old things. Congratulations. This boycott Gillette. Boycott Gillette started. Boycott Gillette was started from India in 2008. अच्छा, तब से चल रहा है। But they were so adamant, they have not recognized this. But the CEO was on board on the media saying, I don't regret my decision. Yes. Gillette का CEO बोल रहा है That type of arrogance they have. that kind of You are earning money from the men, and then you are promoting misandry and naming shaming of the pen. राइट, हमसे पैसा कमा रहे हो और हमारे बारे में ही हमको कंडेम कर रहे हो। So that a strong message has given by the all men's and even women also. If you go to the Twitters, boycott Gillette, it is not only men, even lot of women also, they also boycott it. Okay. And we have to tell this. Gillette is also manufacturing women's product, I suppose. They started doing it. Okay. But major contribution is, but I'm saying conception. In the name of feminism, you want to name and shame a man, and you create the misandry. That is not acceptable. अच्छा, do you charge any money? थोड़ा सा क्योंकि रहता है, बहुत सारे नए लोग भी देखेंगे उसको। कोई आप मूवमेंट में हेल्प देने के लिए किसी प्रकार का फीस लेते हैं, कोई चार्ज करते हैं? See, basically this SIP is the only organizations where our basic policy, when you are helping someone, you should not anything expect from in return. Okay. So somebody is coming for you for any help or support, you must do it without any charging or any business interest. Okay. That is the reason, if you see, even in our people also, when they become the advocates, they leave our group and they do their job. वकीलों से दादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे क्लोज टू हार्ट भी है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वकीलों को लेकर के ये SIF में, MRM में ये लव हेट रिलेशनशिप क्यों है? हमें वकील चाहिए भी और हम वकील से मतलब कहीं डिस्टेंस भी बनाना चाहते हैं और वकील के बिना हमारा काम भी नहीं चल रहा है। देखो, in this fight everybody's role is defined. Okay. Lawyer's job is lawyer job. Our job is totally different. When we see all these cases, your 80% of the case is your mental and 20% is the legal. And your chances of winning legal case on legal front is very minimal because all law is against you. Right. So, if I have to depend only lawyer only, then why I need this SIF? Our Menzel was there. Right. Chuksab was doing. Right. So, this movement
is a non-advocate movement. Advocate is the service provider, same way like detective, advocates, all these people. मतलब कि SIF की पोजीशनिंग एक नॉन एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, although they are having trying to do intervention in a legal field or legally biased environment, but lawyers is supporting our NGOs on case to case basis. But if you engage them in day to day basis, what will happen? Out of 10 cases, 9 cases, a lawyer will not able to give you relief. Then that guy will start blaming to the lawyer, and that lawyer blaming will come to your movement. right. So it is not good for lawyer also that he will unnecessary will get the bad name, because there is a network. He will use that network to defame that lawyer also. Right. It's not that always advocate is wrong. Sometimes the victim expectation also high. Maybe. Right. So this is the respectful way. Even our people also doing the law, when they start their advocate, I got your point. they got separated. They do their job. हाँ, as per मतलब their यहाँ से purpose. रास्ते जुदा होते हैं, चार भले ही अलग अलग Ship like a institute. Ship like a institute. शिप लाइक इंस्टीट्यूट You cannot expect that जो भी शिप में आया वो आगे जाके शिप का काउंसिलर ही बनेगा. वो एडवोकेट भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, कल जाके पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है. तो उनका फील्ड अलग हो जाते हैं. दादा अभी ब्रेक लेंगे और इसके बाद टेक 2 में हम आपसे आगे और सवाल करेंगे. मिलते हैं वापस ब्रेक के बाद.